हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में। हम 3 से 4 कंपनियां उठाएँगे, उन सब के सब का क्वार्टर 3 का एनालिसिस कर लेंगे। जो हमारे पास बड़ी-बड़ी 2 आईटी कंपनी है, टीसीएस और इन्फोसिस, उसका हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। बट हाँ, फिर भी हम थोड़ा-सा सेकंड लेवल एनालिसिस करेंगे थोड़ी मिड कैप कंपनी का, जहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो वैल्यूएशन हो गए, चाहे वो आगे का फ्यूचर गाइडेंस हो गया, फ्यूचर आउटलुक हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट पहले थोड़ा आईटी सेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। अब देखो, अगर हम देखने जाएँ, इंडियन आईटी इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट बिज़नेसेस टू ट्रैक, क्योंकि यहाँ पर कोई इनोवेशन नहीं है। यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि टेक महिंद्रा एलटीआईएम से बहुत तेज़ी से आगे निकल गया या एलटीआईएम एलटीटीएस से बहुत तेज़ी से आगे निकल गया। यहाँ पर सारे इक्विवेलेंट ग्रोथ के आसपास ही टिके रहेंगे कि अगर एलटीटीएस 15% पे ग्रो कर रहा है तो एलटीआईएम 16% कर लेगा, 17% कर लेगा या 12-13% कर लेगा। तो प्लस माइनस 5% इज द रेंज। इससे ना तो कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, ना कोई कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये लोग इनोवेशन नहीं कर रहे, सिर्फ बैक एंड आईटी का काम कर रहा है। जो एक्चुअल इनोवेशन हो रहा है वो यूएस में हो रहा है, वो बाहर वाली कंट्रीज में हो रहा है। अब देखो, अब एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, वो थोड़ी-सी चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है। अब जो जैसे ओपन एआई क्या कर रहा है, वो चैट जीपीटी जैसा एक एलएलएम मॉडल डेवलप कर रहा है। तो वहाँ पर जो रिडंडेंट काम होगा, जो मतलब कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का, वो वाली कंपनी यहाँ पर भेज देगी टीसीएस के पास, यहाँ पर भेज देगी टेक महिंद्रा के पास कि आप एक काम करो, आप अपने एम्प्लॉय से मेरे को ये बेसिक फ्रेमवर्क बनवा के दे दो। जो एक्चुअल इनोवेशन है, जो एलएलएम का कोड लिखना है, जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगानी है, वो वहाँ बैठ के ओपन एआई वाले लगा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एकदम घिसा-पिटा वाला काम आ रहा है। तो ये लोग बेसिकली जो भी मैन पावर है, उसकी कॉस्टिंग का आर्बिट्राज कर रहे हैं कि भाई वहीं यूएस में एक एम्प्लॉय को हायर करने का कॉस्ट सपोज $1000 है, तो यहाँ पर टेक महिंद्रा $300 में उसी आदमी को हायर कर लेगा। सेम प्रोडक्टिविटी, सेम आउटपुट के साथ उनको $300 में काम करके दे देगा। तो वहाँ कॉस्टिंग थी $1000, हिंदुस्तान में कॉस्टिंग है $300। ये जो बचा हुआ $700 है, इसका ये लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं कि भाई उनको सर्विसेज $500 में बेच देंगे, बचाओ जो $200 है वो गया टेक महिंद्रा की जेब में। तो ये सिंपल आर्बिट्राज कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है कि भाई आज टेक महिंद्रा वालों ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग था और इन्होंने कुछ ऐसी ही कलाकारी कर दी जिसका एकदम मैसिव लेवल पर अडॉप्शन आ गया। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये सर्विसेज कौन कौन सी कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो, ये कंपनियां हो सकती हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली, ये कंपनियां हो सकती हैं प्योर एंड प्योर टेक्नोलॉजी वाली, ये कंपनियां हो सकती हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाली। तो हर तरह की कंपनी जिसको भी टेक सपोर्ट चाहिए, वो इंडिया में सस्ता लेबर ढूंढने आता है और एक ही कंपनी को ऑर्डर दे देता है कि भाई मैंने टेक महिंद्रा को ऑर्डर दे दिया, टेक महिंद्रा मेरा सारा का सारा टेक वाला काम करेगा। ये बिल्कुल सिंपल चीज हो गई। अब तो इनका ग्रोथ ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये तो चीज समझ में आ गई कि ये सारी की सारी बी टू बी कंपनी है। तो अगर अमेरिका ढंग की रेट पे ग्रो करेगा, अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रेट पे ग्रो करेगी, या देखो इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि भाई कोई कंपनी है जैसे टाटा एलेक्सी है, तो टाटा एलेक्सी प्रोवाइड कर रहा है गाड़ियों के लिए ज्यादा सर्विसेज कि भाई जो आपका ऑटोमोटिव में जो सॉफ्टवेयर लग रहा है वो डेवलप करने का काम कर रहा है। तो अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा करेगा तो टाटा एलेक्सी ज्यादा अच्छा करेगा एज कंपेयर टू टीसीएस या कोई और दूसरा टाटा टेक्नोलॉजी। तो ये चीज हमें समझ में आई। तो इस तरीके से फिर भी सेगमेंटेशन हो सकता है, बट इससे ज्यादा आप यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ये चीज हमें समझना है। तो अब अगर सामने वाली इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ आता है, सपोज ऑटोमोटिव में ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, तो टाटा एलेक्सी बढ़ेगा। अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, तो उसके उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, सपोज टीसीएस डिपेंडेंट है, तो टीसीएस ज्यादा रेट पे ग्रो करेगा। ये चीज भी हमने समझ लिया। अब इनके ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए या थोड़ा सा फोरकास्ट करने की कोशिश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? दैट इज मैन पावर। बेसिक आपका कॉस्ट आर्बिट्राज का काम है। तो जितना ज्यादा आप मैन पावर ऑन बोर्ड करोगे, उतना ज्यादा आप हमें बताओगे कि भाई आपके पास आगे आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आपको आगे वाला फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। तो हमें एम्प्लॉय काउंट का नंबर बहुत ध्यान से देखना है कि भाई आप कितने ज्यादा एम्प्लॉयज ऐड करते जा रहे हो। अगर आपका एम्प्लॉय में आइटरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और आपका एम्प्लॉय काउंट भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है आपको आगे चल के ऑर्डर्स ही नहीं मिलने वाले, आपके लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। जो आप आर्बिट्राज कर रहे थे वो आप कर ही नहीं पाओगे। तो एम्प्लॉय काउंट इज द ओनली मैट्रिक वी शुड लुक फॉर एन इंडियन आईटी कंपनी। उसके अलावा आप ज्यादा 2-3 चीजें और देखना चाहो
तो आप देख लो कि भाई टॉप 10 क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितने क्लाइंट है, टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट एडिशन कितना हुआ, सब्ट्रैक्शन कितना हुआ, वो देख लो। दैट इज इनफ, इससे ज्यादा हमें कुछ देखने का जरूरत ही नहीं। चलिए अब इन सारी चीजों के साथ हम आईटी कंपनी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा की। अगर शुरुआत करें हम कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 1,62,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम रेवेन्यू नंबर्स देखने जाएं, एकदम खराब, बहुत ही खराब। अब देखो, एक चीज आपको ये ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं आपको किसी भी आईटी कंपनी में। सारी की सारी आईटी कंपनी का हालत खराब ही खराब है। एक लास्ट में हम एक आईटी कंपनी उठाने वाले हैं जो थोड़ा सा अलग ऑपरेट करती है। वो एग्जैक्टली मैन पावर का आर्बिट्राज नहीं कर रही, वहां पर फिर भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट वहां पर भी रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ है। चल उसके बारे में बात बाद में करेंगे। बट ये जितनी भी आईटी कंपनी, इन सबका रिजल्ट खराब आया। इन्फोसिस का रिजल्ट खराब, टीसीएस का रिजल्ट खराब, टाटा एलेक्सी का रिजल्ट खराब। सारी चीजें ऐसी तैसी हो रही है इनकी, मतलब अभी तो कुछ अच्छा हमें देखने को ही नहीं मिला। ये चीज हमने देख ली। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें, तो इनका रेवेन्यू डी ग्रू किया बाय 0.4%। अगर हम कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखने जाएं, तो 1.4% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम पैट के बारे में बात करें, तो पैट इनका जरूर बढ़ा बाय 89% ओवर अ वाई लेवल, बट वो कोई बहुत कलाकारी नहीं कर दी इन्होंने। मतलब वो जो मार्जिन एक्सपेंशन आया है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी 89% के आसपास अपने पैट को ग्रो कर पाएगी। तो ठीक है, इस क्वार्टर कर लिया, अगले क्वार्टर आप नहीं कर सकते। ये चीज एकदम एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हमें फोकस करना है टॉप लाइन पे। टॉप लाइन आपका बढ़ रहा है सिर्फ अगर कांस्टेंट करेंसी के बारे में बात करें, तो 0.4% के आसपास है, जो एक बहुत ही बुरा नंबर है किसी भी आईटी कंपनी के लिए, बहुत ही बुरा नंबर है। अब इनका थोड़ा सा अगर सेगमेंटेशन समझने जाएं, तो इनके पास दो मेन प्रोडक्ट है। एक तो इनका कोर आईटी वाला प्रोडक्ट है, और एक इनका बीपीएस वाला प्रोडक्ट है, जो जब बात कर रहे हैं हम कॉल सेंटर वाला या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला सेगमेंट है। तो अगर हम देखने जाएं, इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखने जाए, तो 86% आता है हमारा आईटी वाले सेगमेंट में से, और उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है सिर्फ 0.8% के आसपास का। और अगर हम बात करें, 14% आता है हमारे बीपीएस वाले सेगमेंट में से, और उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 3.7% के आसपास का। मतलब कहीं भी ढंग का ग्रोथ आ ही नहीं रहा, कंपनी ढंग के रेट पे ग्रो कर ही नहीं रहा। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी उतना ही बेकार है। मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो नहीं दिख रहा कि भाई कुछ कुछ आगे चल के उम्मीद, मतलब बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई 2025 विल बी बेटर देन 2024 कैलेंडर ईयर बेसिस पे। बट हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हम 10% ग्रो करेंगे या 15% ग्रो करेंगे या 20% ग्रो करेंगे। इसका मतलब सिंपल सा है, कंपनी इस साल के लिए भी यही बोल रही है कि भाई हम सिंगल डिजिट ग्रोथ कर जाएं तो एक बहुत बढ़िया बात रहेगी। तो कुछ कुछ कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इनके जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करें, तो हमारा नॉर्थ अमेरिका से 51% के आसपास का रेवेन्यू आता है। वहां पर हमें 2% का डी ग्रोथ देखने को मिला। यूरोप कंट्रीब्यूट करता है 24%, वहां पर नेगेटिव 2.6% के आसपास का ग्रोथ था। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है 25%, वहां पर 7% के आसपास का ग्रोथ था। तो अब देखो, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला छोड़ो, ये 25% छोड़ो, 75% आपका जहां से रेवेन्यू आ रहा है वो आपका डिग्रू ही कर रहा है, वो मार्केट ही डिग्रू कर रहा है। तो आप कैसे ग्रोथ लेके आओगे? आप कर ही नहीं सकते ग्रो। तो ये प्रॉब्लमैटिक पार्ट रहता ही रहता है। और इसमें टेक महिंद्रा भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक वहां वाली इंडस्ट्री ठीक नहीं होगी, जब तक वहां से इनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट नहीं होंगे, जब तक वहां पर ग्रोथ नहीं आएगी, ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो मोर और लेस इनका ग्रोथ डिपेंडेंट है वहां क्या हो रहा है उसके ऊपर। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनके मेन मेट्रिक जो हम बात करते आ रहे हैं हेड काउंट के बारे में, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में, वो देखने जाएं तो वो भी इनके घट गए बाय 3800 के आसपास का इनका एम्प्लॉय रिडक्शन हुआ है। और अब एम्प्लॉय काउंट आ गया है 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख एम्प्लॉयज इनके रह गए। ये चीज भी हमने देख ली। अब इनका डिपेंडेंस देख लेते हैं कौन से वाले सेक्टर पे। अच्छा जी, अगर हम देखने जाएं, इनका कम्युनिकेशन से 32% के आसपास का रेवेन्यू आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 17% के आसपास का रेवेन्यू आता है, बीएफएसआई से इनका 16% के आसपास का रेवेन्यू आता है, टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट 14% एंड रिमेनिंग 20% आता है अदर वाले सेगमेंट से। अभी कम्युनिकेशन क्या है? अब जैसे AT&T है जो यूएस में एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, BSNL है, वहां पर जो कम्युनिकेटिंग सर्विसेज हैं, जो वहां पर ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, वहां
पर जो कम्युनिकेशन के लिए कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है, इनका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वहां से आता है। तो वहां अगर इनोवेशन होगा, वहां कंपनियों को और ऑर्डर मिलेंगे, तब जाके इनका इनका इनके इनके इसमें जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ आएगा। तो ये चीज भी हमने समझ ली। तो अगर यूएस में कुछ ऐसा काम होता है जिसमें कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी करती है, जो आपकी ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पर इनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है, तो टेक महिंद्रा का ग्रोथ भी इंडिया में अच्छा हो जाएगा। ये चीज भी हमने समझ ली। चलिए, ये हो गई कहानी। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर, एलटीटीएस के ऊपर। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 57,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, और ये उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा रही हैं। ये कंपैरेटिवली ज्यादा रेट पे ग्रो कर रही हैं। अच्छा ग्रोथ इनका भी नहीं है, बट हाँ, अगर आप पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री उठा के देखोगे तो ये 2 ही 3 कंपनी ऐसी हैं जो फिर भी कुछ 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 ढंग का ग्रोथ तो दिखा रही हैं। कम से कम वो टॉप पोजीशन पे तो मेंटेन कर पा रही हैं अपने आप को इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 9.5% के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा, और उसी को हम कांस्टेंट करेंसी में कन्वर्ट कर दें तो 8.7% के आसपास का ग्रोथ रहा। अच्छा, एक कांस्टेंट करेंसी की भी समझ लेते हैं क्या कहानी है। अब देखो, एक एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक आईटी कंपनी हो और आपको यूएस से एक ऑर्डर मिला $1,000 का। तो 1 जनवरी 2025 को आपको एक ऑर्डर मिला $1,000 का, और आपको पेमेंट मिलना है 1 जनवरी 2026 को। 1 साल बाद आपको पेमेंट मिलेगा। जब 2025 में आपने ऑर्डर बुक किया था, मतलब ऑर्डर लिया था आपने, तब डॉलर का रेट था 85। तो आपको इंडियन रुपीस में 85,000 मिलने चाहिए थे। बट 1 साल बाद क्या है, इंडियन रुपया और ज्यादा गिर गया, कमजोर हो गया, डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, और अब वो रेट पहुंच गया 1:90 के रेशो पे, कि $1 के बदले 90 रुपया मिल रहा है। तो कंपनी ने आपको $1,000 का पेमेंट कर दिया। तो अब जब आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे, तो वो 85,000 नहीं कन्वर्ट होगा, वो 90,000 कन्वर्ट होगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा $5,000 मिल गए। तो ये $5,000 के लिए आपने तो कोई एफर्ट नहीं मारा था, आपने तो अपनी कोई कलाकारी नहीं करी थी। ये तो जो करेंसी का फ्लक्चुएशन हुआ कि भाई डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपया वीक हो गया, इसकी वजह से आपको $5,000 एक्स्ट्रा मिल गए। तो इसको हमें हटा के बात करनी पड़ती है कि भाई करेंसी फ्लक्चुएशन हटा दो, आपने ऑर्डर कितने कितने अमाउंट का लिया, उसमें कितना ग्रोथ आया, हमें वो देखना है। तो दिस इज कांस्टेंट करेंसी। कांस्टेंट करेंसी जनरली थोड़ा सा नीचे आ जाता है क्योंकि इंडियन रुपया लगातार डिप्रिशिएट कर रहा है, वो एक कांस्टेंट डिप्रिशिएशन वाले पाथ पे है। तो इसकी वजह से हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू थोड़ा सा कम आएगा। वहीं अगर कोई आपको ऐसा आईटी कंपनी मिल जाता है जिसके अगेंस्ट इंडियन जो रुपी है वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो यहां पर बिल्कुल उल्टी उल्टी चीज हो जाएगी। ये चीज भी हमने समझ लिया। अच्छा जी, अगर इनके पैट के बारे में बात करें तो इनका पैट डिग्रू किया बस 6.2% ओवर वाई लेवल। अब देखो, पिछले कंपनी में 89% के आसपास का पैट का ग्रोथ आ रहा था, बट टॉप लाइन में कोई ग्रोथ नहीं था। और यहाँ पर टॉप लाइन का ग्रोथ है, बट पैट में तो डी ग्रोथ आ रहा है, 6% के आसपास का डी ग्रोथ आ रहा है। बट स्टिल दिस इज अ बेटर परफॉर्मिंग कंपनी, क्योंकि यहाँ पर टॉप लाइन का ग्रोथ तो आ रहा है, ये लोग ऑर्डर्स तो ऐड कर पा रहे हैं। वहां पर तो ऑर्डर रिडक्शन हो रहा था, वहां पर तो आप नए ऑर्डर ले नहीं पा रहे थे। आपका हर जितने भी आपके पास मार्केट थे, जितने भी आपके पास जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन था, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, वहां पर आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एटलीस्ट आप अपनी टॉप लाइन पे तो जोर दे पा रहे हो, आप मार्जिन एक्सपेंशन तो कभी भी कर जाओगे। टॉप लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो यहां पर वो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, ये चीज भी हमने देख लिया। अब अगर इनके थोड़े गाइडेंस के बारे में बात करें तो ये कंपनी फिर भी थोड़ा बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस देने के बारे में बात करती है। ये कंपनी कहती है कि भाई हम इस साल, दैट इज कैलेंडर ईयर 25, तो अभी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए तो एक क्वार्टर और बचा, Q4 का रिजल्ट हमारे पास और आएगा, बट हम कैलेंडर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनवरी टू दिसंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस साल हम 10% के आसपास का कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे ग्रोथ दिखा देंगे। तो अगर आप आईएनआर टर्म्स में मानोगे तो 14% 15% के आसपास का कंपनी ग्रोथ अज्यूम कर रहा है इस क्वार्टर, इस कैलेंडर ईयर के लिए। तो ये एक अच्छा नंबर है, फिर भी अच्छा नंबर है, कंपेरेटिवली अच्छा नंबर है एज कंपेयर टू आपके बची हुई आईटी कंपनी। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 15% का ग्रोथ चाहे बहुत अच्छा ना हो, बहुत फिनोमिनल ना हो, बट हाँ, बाकी आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये चीज भी हमने देख ली। अब कंपनी एक मीडियम टर्म गाइडेंस भी देता है। मीडियम टर्म मींस 2 से 3 साल के अंदर। तो 2 से 3 साल के अंदर कंपनी कहता है 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का टॉप लाइन टच कर जाएंगे। अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखोगे तो आज करीबन कंपनी का टॉप लाइन आ रहा है 10,000 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी कह रही है हम अगले 2 से
से 3 साल में 60% के आसपास का इंक्रीज ले आएंगे टॉप लाइन में, और उतने का ही इंक्रीज हमें अज्यूम करना चाहिए बॉटम लाइन में, क्योंकि आपके मार्जिन कांस्टेंट रहेंगे। मार्जिन में आपके कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन भी नहीं देखने को मिलेगा, ना बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा। ये चीज भी समझ ली। अगर अब हम इनके रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझने जाएं तो इनका 32% आता है मोबिलिटी से, सस्टेनेबिलिटी से आता है हमारा 31% के आसपास का, और टेक हमारा कंट्रीब्यूट करता है 36%। तो 3 सेगमेंट है, तीनों में ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन आता है। वहीं अगर हम इन हर सेगमेंट में ग्रोथ देखने जाएं तो हमारा जो मोबिलिटी वाला सेगमेंट था वहां पर हमें 4.7% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, सस्टेनेबिलिटी वाले में 7.5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, और टेक वाले में हमें 9.5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो 3 सेगमेंट, तीनों के तीनों में ग्रोथ हमें आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करें तो इनका अमेरिका से आता है 51% के आसपास का रेवेन्यू, जो 1.2% के आसपास पे ग्रो किया। यूरोप से आता है 18% के आसपास का रेवेन्यू, 18% के आसपास का ही ग्रोथ था। इंडिया से आता है 23% ऑफ द रेवेन्यू, 13.5% के आसपास का ग्रोथ था। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है 8% के आसपास का रेवेन्यू और 11% के आसपास का ग्रोथ था। तो हर ज्योग्राफी में, जितनी भी ज्योग्राफी है, सब में कुछ ना कुछ ग्रोथ है, नंबर पॉजिटिव में है। वहीं पिछली कंपनी में सारा का सारा नेगेटिव था एक्सेप्ट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला, मतलब 75% पोर्शन आपका नेगेटिव में था, 25% पॉजिटिव में था। यहाँ पर आपका सारे के सारे सेगमेंट्स में या सारे की सारी ज्योग्राफीज में हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम देखने जाए, इन्होंने क्लाइंट एडिशन भी किया, मतलब इनके हर सेगमेंट में, चाहे वो 1 मिलियन प्लस वाला सेगमेंट हो, 5 मिलियन प्लस वाला सेगमेंट हो, 20 मिलियन प्लस वाला सेगमेंट हो, उन सब में ग्रोथ आया और अच्छा खासा ग्रोथ आया। कुछ में जो आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है वो इसलिए देखने को मिल रहा है कि भाई वो 20 मिलियन प्लस वाला जो क्लाइंट था अब वो ऊपर बढ़ के 50 मिलियन प्लस वाले कैटेगरी में चला गया, इसकी वजह से वो एक्चुअल रिडक्शन है। बट मोर और लेस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग आईटी सेक्टर। ये चीज हमने देख ली। अब आ जाता है हमारी तीसरी कंपनी की तरफ। अगर हम देखने जाए, तीसरी कंपनी का नाम है LTI माइंडट्री। इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 1,73,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर इनके रेवेन्यू नंबर्स देखने जाएं तो 7.1% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, और उसको कांस्टेंट करेंसी में कन्वर्ट करने जाएं तो 5.1% के आसपास का वहां पर ग्रोथ आया। अगर पैट के बारे में बात करें तो यहाँ पर पैट डी ग्रू किया बाय 7% ओवर अ YoY लेवल। इनका ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन देखने जाए तो बहुत क्लियर कट है, एकदम समझ में ही आता है कि भाई बहुत मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। 75% नॉर्थ अमेरिका से आया, 14% यूरोप से आया, और जो बचा हुआ 11% है वो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है। अब अगर इनके डिफरेंट रेवेन्यू सेगमेंट्स देखने जाएं तो 36% आता है BFSI से, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से, 24% आता है हमारा टेक्नोलॉजी से, 20% आता है मैन्युफैक्चरिंग से, और 14% आता है कंज्यूमर बिजनेस से, और रिमेनिंग 6% आता है हमारा हेल्थ केयर वाले से। अब इनके बारे में बात करें तो इनका भी कहानी थोड़ी बेटर रही एज कंपेयर टू रिमेनिंग IT कंपनीज। यहाँ पर भी हमें ऑर्डर्स ऐड होते हुए देखने को मिले। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं, जैसे +$20 मिलियन वाला जो सेगमेंट है वहां पर हमें एक क्लाइंट का डिक्रीज देखने को मिला, बट हाँ मोर और लेस इन्होंने नेट बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को ऐड किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बढ़ाया, और कहानी अच्छी बेटरमेंट की तरफ ही गई, ये चीज हम कह सकते हैं। अगर इनके थोड़े से अगर हम बात करें एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन रेशो के बारे में, तो इनका वो चीज घट गया। ये थोड़ी सी खराब चीज है। ये बताता है कि भाई आप में आपके जो आगे आने वाले जो ऑर्डर्स हैं उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनको सारे के सारों को एम्प्लॉयबल रख पाए, या मतलब बेंच के ऊपर ना बिठा दें। कि भाई ऐसा भी होता है कि भाई अगर आपके पास आज कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं तो आज 80 के पास ही काम है या 90 के पास ही काम है, 10 लोग सिर्फ बैठे हैं, उनके पास एक्चुअली कोई प्रोजेक्ट वर्क है ही नहीं। तो इनका वो वाला पोर्शन थोड़ा सा बढ़ गया कि भाई इनकी जो एम्प्लॉय ऑन अ प्रोजेक्ट है वो 88% से घट के 85% के आसपास हो गया। तो एक यहाँ पर हमें कंसर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, इनका भी नेट एम्प्लॉय एडिशन ही हुआ, बोथ ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ऑन YoY लेवल। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपर वाले सेगमेंट में, क्योंकि हमें डेवलपर से ही मतलब है, जो एक्चुअली बैठ के कोड लिख रहे हैं उन्हीं बंदों से मतलब है। हमें बाकी जो सेल्स करने वाला बंदा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो आप ऑटोमेट करके थोड़ा सा एम्प्लॉय काउंट नीचे लेके आ सकते हो और अपने मार्जिन को एक्सपांड कर सकते हो। तो हमें देखना है कि डेवलपर में कितनी जो आपकी जॉब्स है वो इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट इंक्रीज इन द डेवलपर सेगमेंट इज व्हाट वी नीड टू सी, और वहां पर हमें इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। और टोटल अगर हम देखने जाएं तो 81,000 एम्प्लॉयज का ये नंबर क्रॉस कर चुका है। ये चीज भी हमने समझ ली। अब आ जाता है हमारी चौथी कंपनी की तरफ। अब चौथी कंपनी
एग्जैक्टली इन सारी कंपनियों की तरह नहीं है, वो थोड़ा अलग काम कर रहा है, सिमिलर है बट अलग है। अगली कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 12,700 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम रेवेन्यू नंबर देखने जाएं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बाय 32% ओवर वाई लेवल, और वहीं पार्ट के बारे में बात करने जाएं तो पार्ट बढ़ा इनका बाय 16% ओवर वाई लेवल। तो यहाँ पर तो लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम किया है कंपनी ने कि लगभग लगभग 32% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ है, 15-16% के आसपास का बॉटम लाइन ग्रोथ है। जो पिछली कंपनी हमने देखी थी उसका तो 10% से ज्यादा किसी का आ ही नहीं रहा था। बट यहाँ पर कहानी अलग है, ये कंपनी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 150-160% के आसपास का ग्रोथ किया करती थी। तो इनका ग्रोथ के रेट में डिक्रीज हुआ है, और कभी भी किसी भी कंपनी के रेट ऑफ ग्रोथ में डिक्रीज कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो एक कंपनी जो 150% से आसपास से ग्रो कर रहा था, उसने इस क्वार्टर में सिर्फ 32% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और इसका रीजन क्या है? वही रीजन है भाई, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उतनी तेजी से कंट्री नहीं बढ़ पा रहा है, इसकी वजह से इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ये कंपनी भी नहीं बढ़ पाया। बट उन सारे एक्सक्यूजेस से कोई मतलब नहीं बनता। एंड ऑफ द डे आपका रेवेन्यू ग्रोथ नीचे आ गया, तो जो आप एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे थे, अब उसकी बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई है। अगर हम देखने जाए, ये कंपनी ट्रेड कर रहा है 126 के पी पे। अगर 126 के पी पे अगर आप अपना ग्रोथ नीचे लेके आते हो तो आपको फटकी पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना एक प्रीमियम वैल्यूएशन इसीलिए दिया गया था क्योंकि आप इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर रहे थे। अब वो मार्जिन छोटा हो गया तो पी भी छोटा होगा ही होगा, पी भी नीचे आएगा ही आएगा। इस बारे में हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा मॉडल समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कर क्या रही है ये कंपनी, और ऐसा क्या कर रही है जो 30-32% के आसपास का भी ग्रोथ लेके आ पा रही है, और पहले 150% का ग्रोथ कर रही थी। तो ये कंपनी है इन द सेक्टर ऑफ बिल्डिंग डेटा सेंटर्स। तो जैसे हमें पता है कि भाई हमारा डेटा यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, कि भाई हमें स्टोरेज का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें डेटा की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जैसे आप देखते हो कि भाई गूगल क्लाउड आपको 15 GB फ्री ड्राइव पे स्पेस देता है, तो उसके लिए उसने कहीं ना कहीं तो वो एक फिजिकल हार्डवेयर लगा रखा होगा ना, जहां पर जाके आपका वो 15 GB सेव हो रहा है। तो वो होते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर। तो ये कंपनी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने का काम करती है, और उससे सारी की सारी रिलेटेड चीजें करती हैं। तो आपने एक इतना बड़ा डेटा सेंटर बना लिया जहां पर आपका पेटाबाइट्स एंड पेटाबाइट्स ऑफ डेटा सेव हो रहा है, कि मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपका डेटा सेव हो रहा है। अब वो डेटा का सिर्फ सेव करके तो बात नहीं बनेगी ना, उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। जो हमारा चैट जीपीटी क्या कर रहा है, हमारे जो जितने भी एआई इंजन हैं वो क्या कर रहे हैं, जो उनके पास डेटा पड़ा है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे आगे का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आज आप चैट जीपीटी से कोई भी सवाल का जवाब मांगते हो तो उसका खुद का दिमाग थोड़ी है, वो तो जो डेटा उसके पास अवेलेबल है उस पर उसको क्रंचिंग करता है, उससे उस चीज़ों को समझता है और फिर आपको जवाब बना के देता है। तो वो जो उस चीज़ को समझने के लिए उसके लिए जो मॉडल्स हैं वो तैयार करने पड़ते हैं। तो ये कंपनी उसके लिए सॉफ्टवेयर भी लिखती है। सेकंड चीज़, उसके लिए बहुत हाई कॉम्प्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। वो हमारे जैसे मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर्स हैं उतने पावरफुल सीपीयू है ही नहीं वो कि इतने बड़े डेटा सेट को प्रोसेस कर पाए। तो इनके लिए बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स बिल्ड करने पड़ते हैं जो इतने बड़े डेटा को एक साथ ही प्रोसेस कर पाए और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए। तो क्या किया पहले कंपनी ने डेटा सेंटर बनाया जिसके ऊपर बहुत सारा डेटा स्टोर हो पाया। उसके बाद कंपनी ने सुपर कंप्यूटर बनाया जिससे वो डेटा प्रोसेस हो सके। उसके बाद कंपनी ने क्या किया उसके बाद कंपनी ने उस चीज को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम लिखा, सॉफ्टवेयर लिखा, जो उसको मीनिंगफुली यूटिलाइज कर पाए, जो हमारे सुपर कंप्यूटर की पावर है और हमारे जो डेटा सेंटर में स्टोरेज है उसको मीनिंगफुली एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो ये काम कंपनी कर रही है। अब इसके लिए इनको एक तो हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होता है और सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है। तो जितनी अभी हमने पहले वाली कंपनी देखी थी वो ऑल एंड ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, वो बैठ के कोड लिखने का काम करते थे। ये लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिक्स कर रहे हैं। तो जैसे अगर आज की डेट में जैसे कोविड आया था, तो कोविड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा दे रही थी तो कि भाई यहाँ पर इतने कोविड पेशेंट है, राजस्थान में इतने पहुंच गए, महाराष्ट्र में इतने पहुंच गए, नंबर ऑफ वैक्सीन इतनी पहुंच गई, या जैसे हमारे आधार कार्ड का डेटा है, आधार कार्ड का डेटा के लिए कितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगते हैं। तो इनका भी यही काम है। अगर अब हम इनके रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और बचा 40% आता है नॉन गवर्नमेंट एंटिटी से, प्राइवेट एंटिटी से।
ये चीज़ भी हमने समझ लिया। अब इनको खर्चा क्या है? देखो ये केपेक्स लाइट बिज़नेस मॉडल तो नहीं है, इतना तो चीज़ हमें समझ में आ रही है। आपको इतने बड़े-बड़े सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए बहुत कॉस्टली सीपीयू, बहुत कॉस्टली जीपीयू, बहुत कॉस्टली रियल एस्टेट खरीदना पड़ता है। वहाँ पर आपको डेटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। उस डेटा सेंटर की रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली। तो इनके लिए इनको एक फिजिकल स्टोरेज बनाना है सारे के सारे डेटा का। तो इनके लिए ये सारी तो कॉस्टिंग हो गई। उसके बाद आप ये सारा डेटा सेंटर का जो भी टेक्नोलॉजी है ये आप बेचते हो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को। ये चीज़ भी हमने समझ ली। इसके लिए अगर हम देखने जाएँ कि भाई आपको क्लाउड स्टोरेज यूनिट चाहिए, तो ये कंपनी वो बेचने का काम करेगी। तो इनको स्केल करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो अगर हम देखने जाएँ कि भाई आपने आज सपोज़ 1 टेराबाइट का एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि भाई आपने एक छोटा-सा 1 टेराबाइट का आपने एक डेटा सेंटर बनाया। अब 1 टेराबाइट के डेटा सेंटर में जब तक आपकी यूटिलाइज़ेशन पूरा नहीं होता, तब तक आप अब उसमें पैसा नहीं बना सकते। इस चीज़ को हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो ये है मोटे-मोटी इनकी कहानी। अगर हम इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझने जाएँ, तो इनका 36% रेवेन्यू आता है सुपर कंप्यूटिंग वाले सेगमेंट में से, 35% आता है प्राइवेट क्लाउड वाले सेगमेंट में से, 15% आता है एआई वाले सेगमेंट में से और 14% आता है हमारा अदर्स वाली कैटेगरी से। ये चीज़ भी समझ ली। अब अगर इनकी बात करें, यहाँ पर थोड़ा-सा कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखने जाएँ टॉप 10% ऑफ द कस्टमर, टॉप 10 कस्टमर कंट्रीब्यूट 72% ऑफ द रेवेन्यू एंड टॉप 5 कस्टमर कंट्रीब्यूट 62% ऑफ द रेवेन्यू। तो इतना ज़्यादा कॉन्संट्रेटेड रेवेन्यू है, तो यहाँ पर एक कंपनी के लिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अगर आपका टॉप 10 या टॉप 5 में से एक भी कस्टमर चला गया, तो आपके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हो जाएगा। तो चलिए मोटा-मोटी यही थी कहानी। 4 आईटी कंपनी कर ली, 4 में से 3 तो हमारी वही प्योर एंड प्योर सॉफ्टवेयर वाली कंपनी थी जो मैन पावर का आर्बिट्राज कर रही है कि वो यहाँ सस्ता बना के बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में बेच रही हैं। और एक हमारे पास एक ऐसी कंपनी थी जो डेटा सेंटर बना रही है, थोड़ा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, बट उसका भी रेट ऑफ ग्रोथ नीचे आ गया। तो चलिए मोटा-मोटी यही थी कहानी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।